गुरुग्राम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी में 5 गोलियां मार देता है। 5 में से 3 गोलियां उस लड़की को लग जाती है। उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। वह लड़की टेनिस की खिलाड़ी होती है। उस लड़की ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश और देश से बाहर बहुत सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होता है और बहुत सारे मेडल अपने नाम किए होते हैं। आखिर उस लड़की की मौत कैसे होती है, पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे हमारी वही पुरानी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सुनाने जा रहे हैं, यह एक सच्ची घटना है। ये हरियाणा के गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में सेक्टर 57 में एक जगह होती है सुशांत लोको। वहां उस कॉलोनी में एक मकान नंबर होता, जिसका नंबर होता G156। उस मकान में एक परिवार रहता फर्स्ट फ्लोर पर, जिसमें दीपक यादव, उसकी पत्नी मंजू यादव, उसका बेटा धीरज यादव और उसकी एक बेटी राधिका यादव। उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर धीरज दीपक यादव का छोटा भाई रहता, जिसका नाम कुलदीप यादव होता है। उस घर में कुलदीप यादव, उसकी पत्नी सीमा यादव, उसकी एक बेटी अनमोल यादव और उसका एक बेटा पीयूष यादव। इस तरह दोनों परिवार एक ही बिल्डिंग में रहा करते। दोनों बहुत ही प्यार और अच्छे से रहा करते थे। अब अचानक 10 जुलाई 2025 का दिन होता है। 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। कुलदीप अपने घर में आराम से बैठा हुआ था। तभी उसे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कुलदीप उस धमाके की आवाज को सुनता है तो सोचता, मन ही मन में सोचता है कि शायद किसी का किचन में कुकर फट गया है। इस तरह उसे 4-5 बार धमाके की आवाज सुनाई देती है। अब वह घबरा जाता और घबरा कर कुलदीप और उसका बेटा घर से बाहर निकलते और जहां से धमाकों की आवाज आ रही थी वहां जाते। उसे धमाकों की आवाज अपने फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी, जहां उसका भाई दीपक यादव रहता। वो जैसे ही दीपक यादव के घर में घुसता है तो वह देखता है उसका बड़ा भाई दीपक दीपक यादव सोफे पर बैठा हुआ, बदहवास बैठा हुआ, किसी से कुछ बातचीत करने की हालत में नहीं होता है, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। ड्राइंग रूम में उसके थोड़ी पास उसकी पत्नी खड़ी होती है, जिसका नाम मंजू यादव होता। वह भी बहुत ही बदहवास और खामोश हालत में होती, किसी से कुछ बात करने की हालत में नहीं होती। अब वह इधर-उधर अपनी नजर घुमाता है। उसे फर्श पर रिवॉल्वर पड़ा दिखाई देता है। रिवॉल्वर को देखते वह दंग रह जाता है। उसे वह मन ही मन सोचता है कि इस घर में कुछ ऐसी घटना घट गई जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ अनहोनी हो गई है। वो इस तरह सोचता है। फिर वह इधर-उधर नजर घुमाता है। रसोई में उसे अपनी भतीजी पड़ी दिखाई देती है। उसके पास जाकर देखता है तो वह राधिका यादव होती है। वह खून से लथपथ होती है। अब वह रसोई से बाहर आता है और भैया भाभी से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भैया भाभी बहुत ही खामोश होते, किसी से कुछ बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं होते। अब कुलदीप जो यादव जो है भीतर दोबारा रसोई के अंदर चला जाता है। वह अपनी भतीजी की हाथ को पकड़ता है और नवज को टटोल कर देखता है। और जैसे ही नवज को टटोल कर देखता है तो वह अपने भतीजे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। वह उसे एशियन मारिगो अस्पताल में भर्ती करा देता है, जो सेक्टर 56 में होता है। वहां जाके डॉक्टर उस लड़की का इलाज करना शुरू करते हैं और वह कहते हैं कि और डॉक्टर कुलदीप से कहते हैं कि आपने आने में थोड़ी देर कर दी, अगर थोड़ी देर पहले आते तो शायद हम इससे बचा लेते। वह डॉक्टर राधिका का इलाज करने से पहले नजदीकी थाने में फोन कर देते हैं। वहां से उस थाने का जो एसएचओ होता है विनोद, वह अपनी टीम को लेकर अस्पताल में आ जाता है और वह डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या बात है। डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि इस लड़की को 3 गोली लगी हुई है, एक इसकी गर्दन में लगी हुई है और 2 इसके पीठ में लगी हुई, कमर में लगी हुई। इस तरह बताते हैं और यह अब मर चुकी है, उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। अब यह जो मर्डर का केस था उस एसएचओ के जो थाना होता है उसके क्षेत्र में आता है और वह अपनी जिम्मेदारी निभाता और पूछताछ करनी शुरू कर देता है। वह पूछताछ शुरू करता है। उसे पता लगता है कि मृतक का नाम राधिका यादव होता है। उसकी उम्र 25 वर्ष की होती है। उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की होती है और वह टेनिस की खिलाड़ी होती है। उसने उसने अपने समय में 57 से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उनमें से 18 प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो इस तरह की खिलाड़ी होती है। अब कुछ समय पहले राधिका जो है टेनिस खेल रही थी। टेनिस खेलते खेलते उसके कंधे में चोट लग जाती है। चोट इतनी ज्यादा लगती है कि वो पहले जैसा टेनिस नहीं खेल पाती है और
वह अपने वह अब मन ही मन सोचती है कि मुझे अब टेनिस खेलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा सा टेनिस नहीं खेल पाती। इस बात वह अपने पापा से बातचीत करती रहती है और कहती है कि पापा, अब मैं अब मैं पहले जैसे टेनिस नहीं खेल पाती, मुझे टेनिस खेलना बंद कर देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे एक टेनिस की अकेडमी खोलनी चाहिए। इस तरह मैं बच्चों को टेनिस सिखाऊंगी और मेरे द्वारा सिखाए हुए बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे और वह वहां से गोल्ड मेडल लाएंगे, तो हमारा बहुत नाम होगा। इस बात को सुनकर दीपक यादव होता है बहुत खुश होता है और बेटी से कहता है, बेटी, मैं तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारी हर बात में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मन करना तुम करो। वह उसकी बेटी कहती है कि पापा, मेरी अकेडमी में कुछ इतना पैसा खर्च हो जाएगा। तो दीपक यादव कहता, कोई बात नहीं, पैसे की कोई चिंता मत, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जो है, दीपक यादव अपनी बेटी के अकेडमी में उसकी उसकी सोच से उसकी उसकी सोच से परे पैसा खर्च कर देता है। उसमें कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए अकेडमी में लगा देता है और इतनी अच्छी अकेडमी बना देता है। अब अकेडमी अकेडमी में आसपास के बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं और जो है, राधिका जो उन बच्चों को टेनिस सिखाने लगती है। एकेडमी बहुत अच्छे से चलने लगती है, बहुत अच्छे से चलती है, और इस बात को देखकर दीपक यादव जो बहुत खुश होता है। दीपक यादव होता है, वह अपनी बेटी के हर फैसले में उसके साथ होता है। वह जब बेटी छोटी होती है, टेनिस खेलने इधर उधर जाया करती, तो वह हर जगह उसके साथ जाया करता। जहां भी वह जाती, वह देश में परदेश में जहां भी जाया करती, कि दीपक यादव उसे हर फैसले में उसके साथ रहता था, हर जगह उसके साथ जाया करता। वो इतना प्यार अपनी बेटी के साथ करता था। फिर दीपक यादव ने ऐसा क्यों किया कि उसे अपनी बेटी की हत्या करनी पड़ गई। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम आपको दीपक यादव के बारे में बता दें। दीपक यादव एक एक बहुत ही बड़ा बिल्डर होता है। वह बिल्डिंग बनाया करता था और उन्हें किराए पे दिया करता है, और उसके पास उसके और भी बहुत सारे काम धंधे चलते रहते, उसके बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। और जो दीपक यादव का जो बेटा होता है, धीरेन्द्र यादव, वह भी अपने पिता की तरह बिल्डर होता है। वह भी बिल्डिंग बनाया करता है और उनको उनको किराए पे दिया करता है। इस तरह दोनों बाप बेटों की लाखों की आमदनी होती है एक महीने की, और उन पे पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब कुलदीप यादव जो पुलिस को बयान देता है, वह कहता है कि मैं अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, मैंने अचानक धमाके की आवाज सुनी और मैंने सोचा शायद किसी का कुकर फट गया। इस तरह 4-5 धमाके आए और मैं भागकर अपने घर से बाहर निकला, और जहां से धमाकों की आवाज आई थी वहां पर मैं चला गया। फिर मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मेरा भाई सोफे पर बदहवास बैठा हुआ और मेरी भाभी ड्राइंग रूम में, वो भी बदहवास खड़े हुए, किसी से बात करने की हालत में कोई भी नहीं है। और मैंने फर्श पर रिवॉल्वर को पड़े हुए देखा और रसोई में मैंने अपनी भतीजी को देखा। इस तरह बातें बताता रहता है, अपना बयान देता रहता है। पुलिस जो है, कुलदीप के बयान को लिख लेती है, और पुलिस जो मौके पर पहुंचती है, मौके पर जाकर देखती है तो दीपक यादव, जैसा कुलदीप ने बताया था, ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे ही खामोश और बेसहारा तरह बैठा हुआ था। वो बदहवास बैठा हुआ था उसकी। अब वह वहां जाकर पुलिस जो है, दीपक यादव को गिरफ्तार कर लेती है, उसे थाने ले आती है। थाने लेने के बाद अब यह जो केस है, मर्डर केस था, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और मीडिया भी एक्टिव हो गई थी। मीडिया भी तरह तरह की जानकारी निकाल रही थी। जो जितनी जानकारी निकल था, उसे राधिका के बारे में उस तरह की नई नई जानकारी मिल रही थी। पुलिस जो है, दीपक यादव से पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो वह बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मैंने अपनी बेटी के कहने पर उसे एकेडमी खुलवा दी। अब मेरे घर से वाजी वाजीपुर एक जगह है, वहां पर मैं दूध लेने के लिए जाया करता हूँ। वहां जब मैं दूध लेने के जाता था, तो वहां लोग मुझे तरह तरह के तंज कसते, तरह तरह की ताने मारा करते थे और कहते थे कि तुम्हारी बेटी अब अच्छा कमा रही है, अब तो तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, अब तुम हमसे कैसे बात करोगे। इस तरह की बातें मुझसे तरह तरह के ताने मारते, गंदी गंदी बात किया करते। मुझसे ये बात सहन नहीं होती थी और मैं घर आके अपनी बेटी को समझाता था कि बेटी, अब तुम्हें अब अकेडमी बंद कर देनी चाहिए, हमें इसकी अकेडमी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन मेरी बेटी है, वो मेरी बात नहीं मानती थी, मेरी बात नहीं सुनती। वो कहती थी, मैंने पूरी जिंदगी अपनी टेनिस को दी और मैं टेनिस को अपनी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बातें करती रहती थी। अब इस तरह रोज मैं अपनी बेटी को समझाता और मेरी बेटी और मेरे बीच में कहासुनी होती रहती है। मैं रोज दूध लेने के लिए जाता, रोज मुझे इस तरह के ताने मिलते और मैं रोज अपनी बेटी को समझाता। अब 10 जुलाई 2025 की बात होती है, मैं ऐसे ही दूध लेने के लिए वहां गया। दूध लेने जब मैं गया तो लोगों ने मुझे फिर इस तरह के तरह तरह के ताने मारे और कहा, तुम तो अब बेटी की कमाई खा रहे हो। इस पर मैं घर पे आया और मैंने अपनी बेटी को समझाया। बेटी बेटी से मैं समझाने पर मेरी कहासुनी ज्यादा हो गई। बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने गुस्से में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। वो इस तरह बयान पुलिस को देता है। पुलिस का इस तरह का बयान बयान ले लेती है और अब मीडिया भी एक्टिव हो जाती है। मीडिया को जब ये पता लगता है, मीडिया भी
उनके घर वालों से मिलती है, कभी किससे मिलती है, तरह तरह के बयान लेती है। मीडिया जब बयान लेती है तो मीडिया जब दीपक यादव की पत्नी का बयान लेती है तो दीपक यादव की पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैं तो घर पर ही नहीं थी, मैं मौके पर नहीं थी, इस तरह बयान देती है। और दीपक यादव का जो बेटा होता है धीरेन्द्र यादव, उससे जब मीडिया बयान लेती है तो वह भी कहती है कि मैं मौके पे नहीं था, मैं घर नहीं था, मुझे नहीं पता। अब जो पुलिस ने कुलदीप यादव का बयान लिया था और जो कुलदीप यादव की भाभी होती है मंजू यादव, उसके बयान में बहुत फर्क होता है, दोनों में विरोधाभास होता है। अब मीडिया और पुलिस इसकी छानबीन कर रहे हैं। आगे जो भी खबर होगी वो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट